नमस्कार, आप देख रहे हैं MCO दर्शन। मैं हूं श्रेया। आज हमारे साथ स्टूडियो में जुड़े हैं एक खास मेहमान जिनका नाम है डॉक्टर प्रोफेसर मृणाल चटर्जी जी। ये एक प्रतिष्ठित शिक्षाविद और लेखक हैं। इन्होंने कई जानी मानी पुस्तकें लिखी हैं और फिलहाल यह IIM से दिल्ली में प्रोफेसर हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। सर, मेरा इस कार्यक्रम में सबसे पहले आपका ये सवाल होगा कि आपकी भोपाल यात्रा का उद्देश्य क्या है? भोपाल यात्रा का उद्देश्य दो। पहला उद्देश्य तो ये था कि मैं जिस विषय पे शोध कर रहा हूँ, कार्टून आर्ट इन इंडिया, तो इस विधा में यहाँ सप्रे संग्रहालय जो है, तो वहाँ आके हिंदी जगत की जो कार्टून्स हैं तो उस पे थोड़ा मुझे शोध करना था। तो ये था पहला उद्देश्य। और उसके बाद माखनलाल चतुर्वेदी विश्वविद्यालय में आके आप लोगों से रूबरू होना, ये दूसरा फिर जुड़ गया, तो दो हो गया ऑब्जेक्टिव। जी सर, इसी से मेरा फॉलोअप क्वेश्चन ये रहेगा कि आपका जो शोध का विषय है पत्रकारिता और कार्टून विधा, इसमें सामंजस्य क्या है? देखिए, पहले आप कार्टून को समझिए। कार्टून एक व्यंग्य चित्र है और ये व्यंग्य चित्र समाज से जुड़ा हुआ है। पत्रकारिता तो समाज से जुड़ा हुआ है। समाज की जो जो चीज़ें हम देखते हैं, जो विसंगतियाँ देखते हैं, कुछ ऐसे चीज़ें देखते हैं जो हमें पसंद नहीं, कुछ ऐसे चीज़ें देखते हैं हमें लगता है कि ये और बेहतर हो सकता है। ये सारी चीज़ों को एक व्यंग्य के माध्यम में, ग्राफिक्स के माध्यम में, खैर आजकल तो और भी विधा आ गया है, तो उसको न्यूज़पेपर में देना ताकि एक ही झलक में जो पाठक हैं वो समझ जाएं और उसमें कुछ हंसी भी हो, कुछ व्यंग्य की जो एक विधा है वो हंसी प्लस रिडिकुल है। हमारे बांग्ला में, उड़िया में कहते हैं थट्टा जो वो होता है ना, तो वो भी है। तो ये दोनों को मिला के ताकि लोगों को थोड़ा मज़ा भी आए और लोग वो उस इशू को या तो फिर उस इवेंट को उस तरह से समझे। ये दोनों है कार्टून की जो है ऑब्जेक्टिव, मंशा। तो मुझे ये देखना था कि अक्रॉस इंडिया हमारे इतने बड़ी देश हैं, इतनी भाषाएं हैं और इतनी भाषाओं में न्यूज़पेपर्स निकलते हैं और भी बहुत सारे टेलीविज़न हो, डिजिटल मीडिया हो, इतनी भाषा में काम हो रहा है। तो इन भाषाओं में कार्टून्स कैसे उभरें, कैसे हैं, किस किस वे में हैं, ये मुझे देखना है। मेरा शोध की विषय ये है और इसकी भविष्य क्या है। जी सर, आपने भविष्य की बात की, तो मेरा अगला प्रश्न आपसे ये रहेगा कि भाषाई का भविष्य कैसा होने वाला है आपके हिसाब से? भाषाई का भविष्य मेरे हिसाब से, हाँ, भाषाई पत्रकारिता की भविष्य मेरे हिसाब से बहुत ही उज्जवल है। इसका 2-3 कारण हैं। एक कारण तो ये है कि भारत में हर जो भाषा है, 22 हमारे शेड्यूल में है, वहाँ भी बहुत संख्या में लोग हैं जो कि अपने भाषा से जुड़ रहे हैं और जिसकी डेवलपमेंट और भी अपॉर्चुनिटी है उसमें और बढ़ें। ये है एक। दूसरी है कि भाषा में जितनी नॉलेज डोमेन है, जितनी नॉलेज रिसोर्सेस हैं, उसमें और ज़्यादा लाने की एक ज़रूरत है। तो ये दोनों को देखते हुए मुझे लगता है कि भाषाई पत्रकारिता की जो भविष्य है वो बहुत ही उज्जवल है। जी सर, हम भविष्य की बात करते हैं तो ये भी बात आती है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की। आपको क्या लगता है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हमारी पत्रकारिता को कैसे प्रभावित कर रहा है? आज की तारीख तक तो उतना ज़्यादा नहीं किया है पत्रकारिता को। हालांकि अगर फेक न्यूज़ की बात करो, रॉन्ग न्यूज़ की बात, फेक न्यूज़ की ज़्यादा बात करो, तो AI उसमें थोड़ा प्रभाव तो डालना शुरू कर दिया है, क्योंकि AI के उपयोग से आप बहुत आसानी से फेक न्यूज़ मैन्युफैक्चर भी कर सकते हो और डिस्ट्रीब्यूट भी कर सकते हो। लेकिन जहाँ तक पत्रकारिता की सवाल है, धीरे धीरे हम उसे यूज़ कर रहे हैं। AI की संभावनाएं अपार हैं। मुझे लगता है हर न्यू टेक्नोलॉजी को
उसे अपनाना चाहिए और उसको अपने हिसाब से, अपने ज़रूरत के हिसाब से उसे काम में लेना चाहिए, है ना। उसे अच्छी सर्वेंट के हिसाब से यूज़ करना चाहिए, मास्टर नहीं बनना देना। इसी हिसाब से अगर हम एआई को उपयोग करेंगे तो आई थिंक पत्रकारिता को बहुत लाभ पहुंचेगा, बहुत लाभ होगा पत्रकारिता का। जी सर, कार्यक्रम को अंत करने से पहले मेरा आपसे यही जानना चाहूँगी कि माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता यूनिवर्सिटी में आप आए, आपका अनुभव कैसा रहा यहाँ? माखनलाल चतुर्वेदी में सच कहूँ तो जब पहली बार मैं एंटर हुआ, ये पहली बार मैं आ रहा हूँ माखनलाल चतुर्वेदी विश्वविद्यालय की इस कैंपस में, वो कैंपस में भी मैं नहीं गया, इसी कैंपस में पहली बार आया। तो पहला जो मुझे बहुत अच्छा लगा कि इस कैंपस की जो खुलापन, आप इसके आर्किटेक्चर में देखिए, इसकी जो ग्राउंड की आर्किटेक्चर पूरा देखिए, या तो फिर देखिए कि आप तो छात्रा हैं यहाँ के, आप तो डेली देख रही होगी, पर डेली देखने से क्या होता है कि आप अकस्टम्ड हो जाते हो, इसकी खूबियाँ बहुत ज़्यादा दिमाग में आता नहीं है, इसके प्रभाव धीरे धीरे आएगा आप पे। तो एक खुलापन है ग्राउंड आर्किटेक्चर में भी, आपकी जितनी सारी बिल्डिंग्स बनी हुई हैं उनमें इतना ओपन स्पेस है जो एक खुलेपन की एहसास दिलाता है जो भी पहली बार आता है। तो ये मुझे पहली दर्शन में, जैसा वो कहते हैं ना कि लव एट फर्स्ट साइट, तो लव एट फर्स्ट साइट वो हुआ। दूसरी जो मैं गया वो है लाइब्रेरी। आपकी लाइब्रेरी बहुत अच्छा है और बहुत आधुनिक भी है, जो कंप्यूटराइज्ड एक्सेस सिस्टम इन्होंने एम्प्लॉय किया है और जो आपके मोबाइल पे भी आता है, वो बहुत कम लाइब्रेरी आज की तारीख में भारत में इसे इस्तेमाल करते हैं। वो जो इन्होंने मोबाइल पे किया, उससे जो यहाँ की जो छात्र छात्री, अध्यापक, वो ना केवल न्यूज़पेपर पढ़ सकते हैं बल्कि और बहुत कुछ अपने मोबाइल से भी कर सकते हैं। तो मुझे लगा कि आपकी जो नालंदा पुस्तकालय है वो एक एसेट है कोई भी यूनिवर्सिटी के लिए, वो मुझे बहुत अच्छा लगा। और तीसरी बात जो अच्छा लगा कि जितना प्यार मुझे मिला, मैं यहाँ के गेस्ट हाउस में 12-13 दिन हो गया, तो जितना प्यार सारी डिपार्टमेंट्स में मैं गया, स्टूडेंट से मिला, टीचर से मिला, उनको संबोधन करने की भी मौका मिला, जितना प्यार मुझे मिला तो मुझे बहुत ये अपना अपना सा लगने लगा है। एक गाना भी है ना हिंदी फिल्मों में, अपना अपना सा लगने लगा है, तो अपना अपना सा कुछ लगने लगा है, एक अपनापन डेवलप करने लगा है, क्योंकि ये जो पॉजिटिव वाइब है स्टूडेंट्स में, जो फैकल्टी मेंबर्स है उनमें, जो टेक्नीशियंस हैं उनमें, एक पॉजिटिव वाइब है, काम करने की एक ऊर्जा है पॉजिटिव। तो वो कोई भी यूनिवर्सिटी के लिए एक बड़ा एसेट है। ये नॉन टेंजिबल एसेट है बट बहुत बड़ा एसेट है। जी सर, हमारी यूनिवर्सिटी को भी आपको होस्ट करके काफ़ी अच्छा लगा। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़े रहने के लिए। तो दर्शकों, ये था आज का हमारा कार्यक्रम। आपसे मिलेंगे अगले कार्यक्रम में, तब तक के लिए धन्यवाद।